हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, और ज्योग्राफी में आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी जो मानव भूगोल है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, विश्व जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और बहुत ही एक छोटी सी बात से शुरू करूँगा आज के चैप्टर को। आपको पता है कि किसी भी देश के निवासी उसका वास्तविक धन होता है। मैंने क्या लाइन बोली, किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, वहाँ के रहने वाले निवासी जो होते हैं वो उसका वास्तविक धन होता है, यानी किसी भी कंट्री में रहने वाले पीपल उसके रियल वेल्थ होता है। ठीक है, ये बात मैंने कही। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी देश में रहने वाले लोग उसका वास्तविक धन है तो ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, पॉपुलेशन कहाँ रहती है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएँ हैं, कितने जन्म लेने वाले बच्चे हैं, कितने मरने वाले हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने मरने वाले लोग हैं, कहाँ ज़्यादा रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, ये सब पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। ठीक है, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, किस कॉन्टिनेंट या किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया में ज़्यादा रहते हैं, कौन से महाद्वीप में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा रहते हैं तो क्यों ज़्यादा रहते हैं, कम रहते हैं तो क्यों कम रहते हैं, ये सब बातें इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर अपन पढ़ेंगे डेंसिटी वगैरह, जनसंख्या घनत्व वगैरह। तो मेनली मैं एक छोटा सा चार्ट बनवा रहा हूँ, उस चार्ट को दिमाग में फिट करना है और आपको आपके रजिस्टर नोट्स और रजिस्टर जो है उसके अंदर उतारना भी है। अपन इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे 3 बातें। ठीक है, 3 बात पढ़ेंगे। एक पहली अपन पढ़ेंगे जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया जनसंख्या का वितरण। एक तो अपन जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे। सेकंड अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर जनसंख्या घनत्व। सेकंड क्या पढ़ेंगे, घनत्व, यानी कि डेंसिटी पढ़ेंगे। और तीसरी बात अपन इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि, यानी कि ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। 3 बातें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और मेनली मैं अगर बात करूं आज इस वीडियो में अपन 2 मेजर टॉपिक, 2 महत्वपूर्ण टॉपिक मान लीजिए, एक तो जनसंख्या वितरण और एक जनसंख्या घनत्व है। इन 2 टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करूंगा आज, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स हैं। इसके ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटी सी बात शुरुआत यहीं से कर लेता हूँ, डेंसिटी से। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले पीपल, 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जैसे कि शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा, एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और वो कहेगा इसका जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए। एग्जाम्पल से समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले इसका एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ। जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र होता है, देखो लिख देता हूँ मैं, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का, और वो फॉर्मूला होता है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन अपॉन के अंदर हो जाएगा आपके क्षेत्रफल यानी कि एरिया, वहाँ उसका जो एरिया है वो कितना है, ये इसका फॉर्मूला होता है जनसंख्या घनत्व का। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको एक वैल्यू दे देगा कि सपोज एक जगह है जहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 1.5 लाख लोग रहते हैं, 1.5 लाख पीपल, ये कह दिया, और कह देगा कि उसका जो एरिया है वो 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी स्क्वायर किलोमीटर है। तो बताइए इस जगह की, इस एग्जाम्पल में पूछेगा बताइए इस जगह की जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा। तो सीधा सा फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, पॉपुलेशन कितनी है 1.5 लाख, एरिया कितना है 100 वर्ग किलोमीटर, ये तो है पीपल, ठीक है, यानी कि लोग, और ये है इसका एरिया। समझ में आ गई, मतलब किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं उसको। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1500 लोग आ गए, 1500 व्यक्ति बोल दो। ठीक है, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1500 जने 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। ये डेंसिटी निकालने का तरीका है कि पहले तो आपको ये करना है कि उस जगह की, उस इलाके की लोग कितने, जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, बटा उस जगह का एरिया कितना है। बड़े बड़े शहर होते हैं जो मेट्रो शहर होते हैं, मेगा शहर सिटीज़ होती है, जैसे इंडिया में दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, इन सब को जब निकालते हैं डेंसिटी,
ज़्यादा लोग रहने की जगह यही है, तो वहाँ पर ऐसे निकाली जाती है कि सबसे पहले देखा जाएगा वहाँ के लोग कितने रहते हैं, फिर अपॉन उसका पूरा एरिया कितना है उस सिटी का, तो वहाँ की डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसी भी ऐसी कोई वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा इसका जनसंख्या घनत्व निकाल के बताइए, 1 मार्क्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं और वो है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण, जनसंख्या वितरण। वितरण से पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, फैले हुए, वितरण मतलब बंटा हुआ, लेकिन कहीं पर लोग ज़्यादा रहते हैं तो कहीं पर कम रहते हैं। इनके पीछे क्या कारण है, तो मतलब ये हुआ इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित का मतलब हो गया इसको डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे ये वितरण प्रभावित होता है कि कहीं पर तो लोग ज़्यादा रहते हैं तो कहीं पर लोग कम रहते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो मेनली इसके 3 फैक्टर हैं, पूरी बात समझना। वितरण के 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है भौगोलिक कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भौगोलिक कारक, यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर। और ज्योग्राफिकल फैक्टर में भी मैं चलो इसको नए पेज में बता देता हूँ। ज्योग्राफिकल 3 फैक्टर इसके बताता हूँ आपको। पहला फैक्टर लिखता हूँ इधर, ज्योग्राफिकल, आपको ऐसा चार्ट भी बनाना है, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब हो गया भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक है फर्स्ट। सेकंड है आपका इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको आर्थिक कारक। और तीसरा है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये 3 कारक हैं, ठीक है। और इनकी बात करते हैं हम कंप्लीट, पूरी बात समझना। भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल कारक के अंदर मेनली आएगा पहला, मतलब ऐसी कौन सी भौगोलिक स्ट्रक्चर है इस वजह से जनसंख्या कम ज़्यादा रहती है। तो पहला है पानी की उपलब्धता। और जैसे ही मैंने ये पॉइंट आपको लिखा होगा तो आपको इजीली याद आ गया होगा कि जहाँ पर अवेलेबिलिटी, ठीक है, TYA, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी की फैसिलिटी होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना। जहाँ पर पानी ईजिली मिल जाए, अपन भी कहाँ रहते हैं जहाँ पर पानी मिल जाए, क्योंकि पानी बिना कुछ भी नहीं है। तो तभी तो नदी और घाटियों के आसपास में पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर पानी की सुविधा होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है भू आकृति, यानी कि लैंड फॉर्म भी एक कारण है। भू आकृति कैसा, पानी की उपलब्धता हो गया, और भू आकृति का मतलब ये हुआ कि ज़मीन का स्ट्रक्चर, जैसे अगर फ्लैट ज़मीन है, सीधी ज़मीन है, ठीक है, और या फिर ढलान वाली ज़मीन है, स्लोप वाली ज़मीन है, तो हमेशा ढलान वाली और हिली जो एरियाज होते हैं, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। लेकिन जो फ्लैट ज़मीन है या फिर जो कम स्लोप, डेंटल स्लोप है, डेंटल स्लोप का मतलब जो मंद ढाल है, ढाल कम हो, कम ढाल वाले इलाकों में और सीधी ज़मीन में लोग ज़्यादा रहते हैं। मतलब डेंटल स्लोप एंड फ्लैट लैंड के ऊपर लोग ज़्यादा रहेंगे। हिली एरिया जो होते हैं, पहाड़ी जो इलाके होते हैं, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जो फ्लैट ज़मीन होगी या फिर कम ढाल वाली ज़मीन होगी वहाँ पर खेतीबाड़ी करना बहुत आसान है। एग्रीकल्चर जहाँ पर आसान होगा लोग वहीं रहेंगे। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर खेतीबाड़ी करना बहुत मुश्किल है। तो जब खेतीबाड़ी नहीं है तो पानी है, फिर भी क्या करेंगे, क्योंकि जब अनाज ही पैदा नहीं कर पाएंगे लोग खाएंगे क्या। इसलिए हमारा जो हिमालय वगैरह इलाका है वहाँ पर लोग बहुत कम है। ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरी है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जलवायु का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट ना तो ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा हॉट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ठीक है। ज़्यादा गर्मी भी अपन नहीं रह सकते, ज़्यादा ठंडे में अपन नहीं रह सकते। जलवायु अगर सुहावना मौसम हो
और हर बार 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 मौसम चेंज ना हो, उस इलाकों में ऐसी जलवायु के अंदर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि मौसमी परिवर्तन, सीजनल चेंज कम होना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया की अगर अपन बात करें तो मेनली 4-4 महीने की सीज़न है, बेसिकली 3 सीज़न मान लो, वर्षा ऋतु मान लो, रेनी सीजन मान लो और विंटर और समर, ग्रीष्म और सर्दी, ये बेसिकली 3 ऋतु है। एटमॉस्फेयर ठीक ठाक है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ठीक मौसम है, आराम से लोग रह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ता हो, आइस का इलाका हो, हिमालय के आसपास का इलाका, वहाँ पर कैसे लोग रहेंगे, ठीक है। ऐसे ठंडे प्रदेशों के अंदर जहाँ पर बर्फ़ जमता हो वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और चौथी बात अगर अपन करें तो वो है मृदाएँ, सॉइल्स, ठीक है, सॉइल्स, मृदाएँ। मिट्टी भी सही होनी चाहिए। अगर मिट्टी फर्टाइल हैं, उपजाऊ मिट्टी हैं, जैसे कि लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी, वे जहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, पर मृदाएँ ज़्यादा अच्छी हो, क्वालिटी की हो, मतलब नेसेंस जहाँ पर कृषि अच्छा अनाज पैदा किया जा सके, लोग वहीं रहेंगे। क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो लोग वहाँ रहने के लिए आ जाएंगे और इजीली अपना अनाज पैदा कर लेंगे और इजीली वो रह सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 4 मेन फैक्टर है भौगोलिक ज्योग्राफी कारक है, चारों के चारों आपको याद हो गए होंगे, बेहद आसान है। बात करते हैं अपन इकोनॉमिकल कारक की। इकोनॉमिकल का मतलब आर्थिक कारक, नाम से पता चल रहा है पैसे टका पैदा करना। तो जहाँ पर इकोनॉमिकल सोर्स होगा, जहाँ पर एम्प्लॉय या रोजगार मिलेगा, वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है खनिज, खनिज का मतलब मिनरल्स, ठीक है। और मिनरल्स वगैरह जहाँ पर होंगे वहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। लोग मिनरल्स जहाँ पर होंगे, खनिज जहाँ पर पैदा होंगे, लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, ठीक है। वेरी जैसे तांबा है, जस्ता है, टिन है, जितने भी ये कॉपर वगैरह जितने भी जहाँ मिलेंगे, अवेलेबिलिटी जहाँ पर होगी, कोयला हो गया, कोल हो गया, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम होगी, इनकम का सोर्स जहाँ पर लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी एक कारण है। और सेकंड आप ले सकते हो वो है नगरीकरण, ठीक है। नगरीकरण का मतलब अर्बनाइजेशन, इसका भी कारण बताता हूँ मैं। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या कारण है, इसका कारण ये कि नगरों के अंदर फैसिलिटी ज़्यादा होती है, सिटीज़ के अंदर फैसिलिटी ज़्यादा होती है। चाहे वो एजुकेशन ले लो, चाहे आप डॉक्टर मेडिकल फील्ड ले लो, कोई सी भी चिकित्सा ले लो, हॉस्पिटल ले लो आप, ये स्कूलें ले लो, हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, हर तरह की फैसिलिटी सिटीज़ में ज़्यादा है। तो जब सारी फैसिलिटी वहाँ पर होगी तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। और बेसिकली जो गाँव के लोग, ग्रामीण लोग हैं, जो यहाँ आना पसंद करेंगे, तो फिर वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ रहना पसंद करेंगे। तो जैसे ही जिस नगर में आ जाएंगे, नगर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है इसका। तीसरा कारण हो गया आपका औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण ये भी एक कारण है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्री जहाँ पर हैं वहाँ पर भी लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा हो, औद्योगिकरण, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जहाँ पर उद्योग धंधे हो, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है, उद्योग धंधे जहाँ पर हो। और यहाँ ऐसे उद्योग जहाँ पर होते हैं ना, वहाँ पर टीचर भी रहते, हर तरह के कर्मी आ जाएंगे। यहाँ पर टीचर भी आ जाएंगे, यहाँ पर जो गाड़ी चलाना ड्राइवर भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको रोज़गार मिलेगा, वो आ जाएंगे। काम करने वाले लेबर आ जाएगी, हर तरह के श्रमिक आ जाएंगे, कुशल, अर्धकुशल, हर तरह के श्रमिक वहाँ पर आ जाएंगे, जो स्किल भी हैं और जो सेमी स्किल भी है, सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि उद्योग धंधा है। तो हर तरह के वहाँ पर आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ जाएगी। ये कारण है। और तीसरे के अंदर कोई पॉइंट नहीं, खुद ये कारण है, अलग से कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, यानी कि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल अच्छा हो, सांप्रदायिक माहौल ठीक हो, है ना, कल्चरल एक्टिविटी हमारी जैसी हो, आसपास का माहौल ख़राब नहीं हो, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। इसके उल्टे जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी मतलब सांस्कृतिक हमारे डिस्टर्ब होते हो, लोग आसपास का माहौल ख़राब हो, सांप्रदायिक दंगे होते रहते हो, राजनीतिक कुछ दंगे होते रहते हो, तो वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे और वहाँ से लोग जाना पसंद करेंगे, ठीक है। ये भी कारण है कम और ज़्यादा दोनों का, तो इसमें भी अपन बात करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर थे जो मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बता दिए। ऐसा कैसा आपको याद करना है, बेहद आसान है, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपन इनके बनेंगे परफेक्ट नोट्स, जो अपन सीखेंगे। देखो कि ये तो आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ नोट्स की। तो नोट्स में जो मैंने आपको बातें बताई उस अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लिखेंगे, जो स्टार्ट करता हूँ मैं ये, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से अपन बात करेंगे, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हालांकि इसके ऊपर मैं बता चुका आपको, लेकिन एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछ ले तो कैसे लिखेंगे वो।
तो ध्यान रखना कि भूमि पर विद्यमान लोगों की संख्या, यानी कि द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ टू द साइज ऑफ लैंड इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भूमि पर कितने लोग रहते हैं और भूमि का आकार यानी उसका एरिया कितना है, इन दोनों के बीच का अनुपात, इन दोनों के बीच का रेशियो ही अनुपात ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में पाया जाता है। परफेक्ट आंसर, इट्स यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वेरी इजी। फिर लिख देंगे आप फॉर्मूला, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या अपॉन है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। जनसंख्या बटे में लिख सकते हो आप क्षेत्रफल, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये लिख देना, यानी कि पॉपुलेशन अपॉन एरिया, ऐसा भी लिख सकते हो। ये तो ऑब्लिक नोट्स में लिखा हुआ, बाकी आप ऐसे लिख सकते हो। जनसंख्या घनत्व बराबर ये, और जो एग्जाम्पल मैंने आपको सिखा दिया था स्टार्टिंग में, वैसे कोई भी वैल्यू अगर आ जाए तो पॉपुलेशन को ऊपर रख दो, अपॉन एरिया कर दो, डिवाइड कर दो, स्क्वायर पर किलोमीटर वो रहने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल जाएगा। बेहद आसान है। ऐसा कैसा परफेक्ट आपको आंसर लिखना है। ये नोट्स मैं क्यों बनवा रहा हूँ, हालांकि मैं चार्ट में सारी बातें सिखा देता हूँ, नोट इसलिए कि आपको परफेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए, लिखोगे क्या, ठीक है, वो चीज़। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व प्रारूप की विशेषता क्या है। अपन ने बात की भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इसकी क्या खास बात है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये बिल्कुल छोटी सी बात है लेकिन डीप बात निकाली है मैंने। ये एक एक लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो नोट्स बना रहा हूँ, ये बिल्कुल डीपली है और ये हर कोई नहीं पढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो हर किसी को नहीं आएगा। 100 जिसको लाने होते हैं वो डीपली स्टडी करता है और इनके बाहर कुछ जाएगा नहीं। नोट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो इनके बाहर कुछ नहीं जाना। ध्यान से समझना है कि ये कहाँ काम आता है, इसकी क्या खास बात होती है। तो लिखना आपको कि जनसंख्या का वितरण और घनत्व है, जो अपन दोनों बातें भी पढ़ी, ये प्रारूप से किसी क्षेत्र की जननांकीय विशेषताओं को बताता है, उसको समझने में सहायता करता है। जननांकीय विशेषताएं मतलब डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि उस जगह जहाँ पर अपन बात करें, जहाँ की डेंसिटी निकाल रहे हैं, वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, उनके पास में क्या क्या फैसिलिटी है, मतलब ज़मीन कैसी है, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, कितनी महिला कितने पुरुष, मतलब उनकी वहाँ की विशेषताएं बताने के लिए हमें जनसंख्या का वितरण करने तो काम आता है। 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो हर किसी को आंसर नहीं आता इसका, हर कोई एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला तो सब लिख देंगे, लेकिन ये वाली बात जरूर लिखनी है कि जननांकीय विशेषताओं को समझने में हेल्प करता है हमारा जनसंख्या का वितरण जो बटा हुआ है वो, ठीक है, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की सुविधाएं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। बहुत आसान है। और ऐसे ही लास्ट एक इसका और देख लो जो इसी से रिलेटेड है, जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी ये एक व्यक्ति है जिन्होंने एक बात कही है, ये कोटेशन एक टिप्पणी है, बिल्कुल डीप निकाला है नोट्स। इस 1 लाइन को अलग से याद कर लेना, ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा पॉपुलेशन के बारे में, या फिर जनसंख्या के वितरण के बारे में, या फिर जनसंख्या के बारे में, या फिर एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, एशिया महाद्वीप के बारे में क्या कहा, तो क्या लिखोगे, ठीक है। तो इसने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, यानी कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी, यानी ऐसी बहुत सारी जगह हैं। एक एग्जांपल के तौर पे सिखाता हूँ आपको कि जैसे ये एक ज़मीन है, ये पूरी 100% ज़मीन है, 100% ज़मीन है, ऐसा मान लो कि पूरे संसार की ज़मीन है, ये लैंड हो गया, लैंड एरिया। अब इसकी अकॉर्डिंग, जॉर्ज बी क्रेसी के अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि इसके 10% हिस्से पर, ये 10% ले रहा हूँ मैं, 10% हिस्से पर 90% लोग रहते हैं, जबकि जो 90% ज़मीन का पीछे का एरिया बच गया वहाँ पर 10% लोग ही रहते हैं, पीपल। ध्यान रखना मैंने क्या बात कही कि 10% ज़मीन पर 90% लोग रहते हैं और 90% ज़मीन पर 10% लोग रहते हैं, ये बात कही। मतलब अधिक, बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग। इसका मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद आपको, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि जहाँ पर फैसिलिटी हो, पानी की फैसिलिटी हो, मिनरल्स की, औद्योगिकरण की, जहाँ पर जितने भी ऐसी फैसिलिटी हो, सुविधाएं हो, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। मैं उदाहरण अगर भारत का ही ले लूँ, भारत में भी राजस्थान का ले लूँ, तो राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर,
जो इसमें शहर हैं बाकी जितने भी, चाहे जयपुर, अजमेर, झालावाड़, जो भी ले लूँ मैं, कोटा, इन सब में लोग अच्छे खासे रहते हैं। लेकिन जैसलमेर के अंदर बिल्कुल ना के बराबर रहता है। तो राजस्थान का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर, पूरा खाली पड़ा है। मुश्किल से 5 या 10 का डेंसिटी है वहाँ पर, 1 किलोमीटर में 5-10 लोग ही नहीं रहते। कारण क्या है? क्योंकि सुविधा ही नहीं है। सेम वही बात है, ज़मीन बहुत है लेकिन उस पर बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि सुविधा ही ज़्यादा है। समझ में आ गई? ये जॉर्ज बी क्रेसिया कथन था या टिप्पणी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी से एक क्वेश्चन ले लिया अपने नोट्स में कि विश्व जनसंख्या का वितरण आपसे पूछ ले और एग्जाम में ये पूछे कि ध्यान से सुना मेरी बातों को, कि विश्व जनसंख्या का वितरण यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कैसा है? वो असमान है, वो अनइवनली है। वो कैसा है? वो अनइवनली है, असमान है। कोई 2 उदाहरण दीजिए। 2 से ज़्यादा उदाहरण पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में ही 2 ही है, ठीक है? आपकी कोर्स के बाहर कुछ नहीं आता। तो 2 उदाहरण दीजिए या फिर ये बताइए कि विश्व की जनसंख्या का वितरण बिल्कुल असमान अनइवनली है। पहला एग्जाम्पल कि विश्व जनसंख्या का वितरण असमान है, उदाहरण लिया अपने, पहला ये रहा कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके 10% स्थल भाग में रहता है, जैसा मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, यानी कि अनइवनली हो गया। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। सेकेंड, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश, वेरी इंपॉर्टेंट है। संसार के 10 ऐसे देश हैं जहां पर संसार की 60% पॉपुलेशन रहती है। पूरी बात समझना, विश्व में कितने देश हैं, उनमें मात्र 10 देश ऐसे हैं जिनमें 60% लोग तो इन 10 देशों में रह जाते हैं, बाकी जो बचे हुए देशों में 40% लोग रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश, और 10 के 10 आपको याद भी करने हैं, खूब सारे आपको वैसे याद होंगे कर्मशः, और कर्मशः रेस्पेक्टिवली कंटिन्यू याद करना है। चाइना, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और रूस, ठीक है, एवं मैक्सिको। इनमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है इन 10 देशों में, ठीक है। यानी कि द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको, द वर्ल्ड कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। यहाँ अकेले इन 10 देशों में रह जाती है। तो ये भी कितना अनइवनली आपको पता चल गया होगा, कितना असमान वितरण है, जिसके 2 ताज़ा एग्जाम्पल हो जाएंगे। परफेक्ट नोट्स ऐसा कैसा आपको लिखना है। अब मैं बात करता हूँ आपकी स्टार्टिंग में जो मैंने ये पेज शुरू में इसलिए छोड़ा था, यहाँ से जो अपन बात करेंगे वो ये है जो मेन क्वेश्चन मैंने आपको चार्ट में समझाया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं। मैंने डायग्राम में आपको पूरा मैप में तो बता ही दिया। पहला है भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक में भी फर्स्ट है जल की उपलब्धता, यानी कि फर्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बहुत आसान है, नोट्स में कैसे लिखना है, हालांकि मेरी बात अगर शुरुआत वाली समझ में आ गई तो बेहद आसान हो जाएगा आपके, कि जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है कि नहीं। अतः ये लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र इजी है, यानी कि वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ, सो पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। इसके अंदर थोड़ा सा ये नदी घाटी वाली बात और लिख देता हूँ मैं, ये लाइन लिख देना आप इसके अंदर, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट रिवर वैलीज आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ वर्ल्ड। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर नदी घाटियों के अंदर रहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि पानी की सुविधा है, इजीली पानी मिल जाता है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, भू आकृति, लैंड फॉर्म्स। ये फर्स्ट का सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सेकंड, कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। मैंने बता दिया था आपको कि पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स। इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के लिए, फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। इजीली सीधी सड़क बनाना आसान है, और सड़क बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट का काम इजीली हो जाएगा, लोग यहाँ से वहाँ कोई भी सामान लेके चले जाएंगे, बिजनेस करना आसान हो जाएगा, खेती बाड़ी करना आसान हो जाएगा। ये सब कारण है, मन से भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, कि दिस इज बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर पॉपुलेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, फेवरेबल फॉर, ये हो गया, एंड बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि सड़क की वो हो गया सब, ठीक है। ये प्रोडक्शन है भाई, पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पर,
तभी मैं सोचूँ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि फसल का उत्पादन, इन सब के लिए। और फिर मैंने हर पॉइंट में एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। एग्जाम्पल दिया, जैसे पिछले में अपन एग्जाम्पल ले नदी घाटियों का, रिवर वैलीज का एग्जाम्पल ले लिया फर्स्ट पॉइंट में, और इसके सेकंड पॉइंट में अपन एग्जाम्पल ले लेंगे गंगा के मैदान का, कि गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि वहीं पर हम बात करें हिमालय की तो हिमालय पर बहुत कम लोग रहते हैं। बेहद आसान है, यानी द गंगा प्लेन्स आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। गंगा के मैदान में क्यों रहते हैं? क्योंकि सीधी ज़मीन है, उपजाऊ मिट्टी है, लोग ज़्यादा रहेंगे, सीधा है तो वहाँ पर सब कुछ काम हो सकता है। लेकिन हिमालय पूरा पर्वतीय इलाका, हिली एरिया है, तो वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो वर्ल्ड वाइड माउंटेन जोन इन द हिमालयाज आर स्कैरली पॉपुलेटेड, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, कारण मैं आपको बता चुका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। नेक्स्ट है जलवायु, क्लाइमेट। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है, अनकंफर्टेबल होती है। एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स आर अनकंफर्टेबल ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। ठीक है, अतः सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र, जो कि मैं देखो एक लिखने का तरीका देखो आप, क्या लिखा अपन ने, सुविधाजनक जलवायु मतलब कंफर्टेबल क्लाइमेट, और ब्रैकेट में लिख दिया अपने भूमध्य सागरीय प्रदेश। इंग्लिश में लिख दिया आपको मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी वाला जो इलाका है। देखो ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, यानी कि अपने जो नोट्स है, तभी मैं कह रहा हूँ आपको गागर में सागर है, गागर में सागर भरने वाले हैं। कैसे कि अपने लिखा सुविधाजनक जलवायु ब्रैकेट में भूमध्य सागरीय प्रदेश, तो इससे ये क्या पता चला कि सुविधाजनक कौन से क्षेत्र है, जो भूमध्य सागर के आसपास वाला इलाका है, मेडिटेरियन सी के आसपास वाला इलाका वो पूरा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ जगह ब्रैकेट बना के। ठीक है, वेयर देयर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल, जहाँ पर मौसमी परिवर्तन नहीं होते वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। एग्जाम्पल भूमध्य सागर का हो गया, शानदार, परफेक्ट। ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट, है ना। और अब अपन बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की, फर्स्ट का फोर्थ है ये, मृदाएं, सॉइल्स। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, मैंने बताया था आपको, लोमी सॉइल वाले प्रदेश अधिक जहाँ पर होंगे वहाँ लोग अधिक लोग रहेंगे, क्योंकि खेती अच्छी होती है। तो फर्टाइल सॉइल आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, देयरफॉर एरियाज विच हैव फर्टाइल लोमी सॉइल हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम। बेहद आसान है। अगली अपन बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, पूरा कंप्लीट। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आर्थिक कारक, सेकंड। वो पहला कारक कंप्लीट हो गया, चारों पार्ट हो गए उसके। आर्थिक कारक में फर्स्ट है खनिज। पहला क्या है? मिनरल्स। खनिज निक्षेपों, यानी कि जहाँ पर खनिज निकलते हैं या फिर जहाँ पर खनिज निकलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है जहाँ पर मिनरल्स निकलने की, वैसे इलाकों में उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। ऐसे इलाके जो होंगे वो बिजनेस को, उद्योगों को, इंडस्ट्री को आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। और खनन और उद्योग गतिविधियाँ जहाँ पर होगी वहाँ रोजगार होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जनरेट होगा, वहाँ पर लोग जाएंगे, वहाँ पर कौशल भी जाएंगे, यानी जो स्किल हैं काम करने के वो भी जाएंगे, और अर्ध कुशल यानी कि जो सेमी स्किल है सीखने के लिए वो भी जाएंगे। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, इस वजह से जनसंख्या अगर सघन बना देंगे, वहाँ पर उस पूरे को डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बना देंगे। ठीक है, उदाहरण लिया अपन ने अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी। देखो वर्ल्ड का ही एग्जांपल लेना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर की भी ये डिमांड है, अपन वर्ल्ड की जनसंख्या पढ़ रहे हैं, तो एग्जांपल भारत के, राजस्थान के नहीं लेना है, पूरे संसार में से कोई खास बात लिखनी है तो वो लिखनी है अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी। ये ऐसी तांबा पेटी है वहाँ पर, यानी कॉपर बेल्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज एक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। एक एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत पॉपुलेशन है वहाँ पर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दिस एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कटंगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका। बेहद आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले दो इसका भी। ठीक है, और नेक्स्ट है अर्बेनाइजेशन, यानी कि नगरीकरण। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि जो नगर होते हैं ना, नगर मतलब सिटी, वो रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। यानी कि सिटीज आफ्टर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन,
इन सब में सारी सुविधाएं अगर देगी, ये सुविधाएं अगर नगरों के अंदर मिलती है, सिटी मिलती है, तो सीधी सी बात है जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो नगरीय क्षेत्रों में प्रवास हो जाएंगे, मतलब माइग्रेशन हो जाएगा, उनका माइग्रेट हो जाएंगे, वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। और जैसे ही आएंगे नगर बड़े हो जाएंगे, नगरों की संख्या, जनसंख्या बढ़ जाएगी, नगर का आकार बढ़ जाता है, मतलब नगर की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो यानी कि इट लीड्स टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड सिटीज़ ग्राउंड इन साइज, और शहर बड़े हो जाते हैं। तो ये शहरों नगरीकरण भी एक पॉपुलेशन बढ़ने का या फिर जनसंख्या बढ़ने का कारण है, क्योंकि वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना, नगरीकरण हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट वो है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण ये इसका अपना तीसरा पॉइंट हो गया, सेकंड का तीसरा, वो नगरीकरण सेकंड का दूसरा पॉइंट था, ये है अपना तीसरा पॉइंट सेकंड का। ठीक, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा दी है, सेम वही खनिज में जो लिखा था, और बड़ी संख्या में लोग आकर्षित करती है। यानी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दिस इंक्लूड नॉट जस्ट, अच्छा इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारखानों में काम करने वाले लोग आते हैं, वो श्रमिक आते हैं, बल्कि परिवहन परिचालक जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य जो सेवाएं उपलब्ध करने वाले लोग भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग खुल रहा है, बिजनेस इंडस्ट्री खुल रही है। तो इंडस्ट्री में हर तरह के लोग आना चाहेंगे, उनके हर तरह का, उनको पता है कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो डॉक्टर भी आएगा। ठीक है, डॉक्टर भी ज़रूरी है, बैंकें भी खुलेगी हर तरह की, क्योंकि बैंक वालों को भी पता है कि जहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे लोग लोन वगैरह लेंगे, लोन लेंगे तो बैंक को बेनिफिट है। टीचर्स भी आएंगे क्योंकि उनको पता है कि फैमिलियाँ रहेगी तो उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो मतलब बहुत सारी बातें यहाँ पर है। तो ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब इसके अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल लिया अपन ने, एग्जाम्पल लिया वापस, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश इसी बात को फुलफिल करता है, जहाँ पर उद्योग धंधे खुले बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट तीसरा फैक्टर, दोनों फैक्टर कंप्लीट। तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कुछ स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर भी चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। बहुत आसान है कि some places attract more people because they have religious and cultural significance. It in the same way, people tend to move away from places where there is social and political unrest. जहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक ये दोनों तरह की जहाँ पर अशांति हो वहाँ से लोग चले भी जाते हैं, और जहाँ पर अपनी संस्कृति को समझने वाले लोग रहते हो, कल्चरल सांस्कृतिक महत्व के कारण है ना, ऐसा भी कारण है कि जहाँ पर हमारी संस्कृति को लोग समझते हो, हमारे धर्म की बातें करने वाले लोग, मान लो जो सेम थोड़े सिमिलर गुण वाले लोग हों, शांति बनी रहे, सांप्रदायिक दंगे ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए अपने बहुत ही शानदार तरीके से, और बाकी अपने पढ़ लिया था। तो ठीक है, बहुत ही शानदार सा चैप्टर था। आज इस चैप्टर पर इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, वो मतलब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसी में। तो आई थिंक एक वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके इन परफेक्ट नोट्स को आपको याद कर लेना। आई थिंक आज का वीडियो तो मेरे साथ के साथ याद हो गया होगा, इस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया। और ज्योग्राफी इतनी शानदार, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब बहुत शानदार तरीके से करेंगे, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल जड़ खोद देंगे इनकी। बस आपको मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाना है। टेस्ट बराबर देने हैं, संडे को टेस्ट आपका होने वाला है, इसको हो सकता है 2 टेस्ट हो जाए, वरना एक तो पक्का है उस पॉलिटी वाले का। ठीक है, तो पॉलिटी वाले का हिस्ट्री के 2 टेस्ट आपके होने हैं, उनमें से एक पक्का हो जाएगा, फिर दोनों भी हो सकते हैं, इसलिए तैयार रहना, ज़बरदस्त शानदार तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि उसमें आप जैसे कमेंट मुझे करोगे, क्योंकि मैं लाइव टेस्ट लूँगा, तो आपका नाम आएगा, नाम में आप तो आपको खुद को पता चलना चाहिए। मैं नाम बोलूँगा, आपने सी बताया, आपने बी बताया, इसलिए एक अच्छी इमेज भी बने, आपकी तैयारी का भी पता चले, शानदार तरीके के साथ आपको टेस्ट देना है। ठीक है, बाकी अपन इस चैप्टर के पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके।